और बीजेपी ने मौजूदा 9 मंत्रियों को टिकट दिया है। मुख्यमंत्री समेत 9 कैबिनेट मंत्रियों को उम्मीदवार बनाया है और ये है वो नाम। मुख्यमंत्री नायब सैनी जो कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मंत्रियों में कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, अभय यादव को टिकट मिला है। सुभाष सुधा, महिपाल ठांडा, कमल गुप्ता और असीम गोयल को भी पार्टी ने रिपीट किया है। तो 9 मंत्रियों को टिकट मिला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। कंवरपाल गुर्जर, जेपी दलाल, अभय यादव, सुभाष सुधा, महिपाल ठांडा और कमल गुप्ता और असीम गोयल भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को भी पार्टी ने टिकट दिया है। पूर्व मंत्रियों में अनिल विज सबसे प्रमुख हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, ओपी धनखड़ हैं, राव नरबीर सिंह और विपुल गोयल। ये वो 5 नाम हैं जिनको पार्टी चुनाव लड़ाएगी। संवाददाताओं का चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि चंदेल, अशोक यादव जुड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से और नरेश सैनी जुड़ रहे हैं अंबाला से। तो सबसे पहले रवि का रुख करते हैं। रवि, सस्पेंस खत्म हो गया, बेसब्री से इंतजार था। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का 67 उम्मीदवारों के नाम इसमें डिक्लेयर किए गए हैं। काफी उलटफेर इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि आपके मुताबिक ये जो लिस्ट आई है इसमें क्या खास बातें नजर आती हैं और ये जो लिस्ट आई है इससे पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी जाहिर हो रही है? क्योंकि सबसे पहले अगर हम मुख्यमंत्री की ही बात कर ले तो उनको करनाल से चुनाव न लड़ा के लाडवा से पार्टी चुनाव लड़वा रही है। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि काफ़ी उलटफेर जो है वो बीजेपी की पहली सूची जो कि 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जो जारी की गई है उसमें काफ़ी उलटफेर जो है वो देखने को मिले हैं। और सबसे पहले यदि हम सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिक्र करें तो जिस तरीके से लगातार जो है वो एक तरह से जुबानी जो है वो लगातार बयान जो है वो दिए जा रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री का जिक्र कर लें या फिर प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली का जिक्र करें। सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली की तरफ से बयान दिया गया था कि मुख्यमंत्री लाडवा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो ये कहते हुए नजर आए थे कि वो करनाल से विधायक हैं और करनाल से ही चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो हाईकमान करेगी। हाईकमान द्वारा जो इंटरनल एक सर्वे जो करवाया गया था उसके रिपोर्ट के अनुसार, उसी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो मुख्यमंत्री जो है वो कुरुक्षेत्र से सांसद जो है वो रह चुके हैं पहले, तो ऐसी स्थिति के अंदर अच्छी खासी पकड़ जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर उनकी मानी जाती है। और खासतौर पर यदि हम लाडवा हल्के का जिक्र करें तो उन्हें जब सांसद के चुनाव हुए थे उस समय सबसे अधिक वोट प्रतिशत जो है वो लाडवा हल्के से जो है वो मुख्यमंत्री को मिला था। उसी आधार पर जो है वो मुख्यमंत्री को लाडवा से जो है वो चुनाव लड़वाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम 67 सीटों का जिक्र करें, जिस तरीके से जो सूची जो है वो निकाली गई है उसमें सीधे तौर पर 4 मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्रियों का जिक्र कर लें और एक राज्य मंत्री का जिक्र कर लें और एक पूर्व खेल मंत्री का जिक्र करें, इनको जो टिकट जो है वो नहीं मिली है। सबसे पहले यदि हम रणजीत सिंह चौटाला का जिक्र करें, बिजली मंत्री रहे हैं, रानिया से जो है वो रानिया हल्के से जो आते हैं और बिजली मंत्री जो है वो रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम सोहना से जिक्र करें, राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री संजय सिंह का जिक्र कर लें, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का जिक्र कर लें और भवानी खेड़ा से यदि हम जिक्र करें तो राज्य मंत्री विशंबर सिंह वाल्मीकि का जिक्र करें। इन 4 मंत्रियों की जो है वो टिकट जो है वो काटी गई है। तो वहीं 8 विधायकों की टिकट जो है वो काटी गई है। जब से ये सूची जारी हुई है उस वक्त से लेकर अब तक का यदि हम जिक्र करें तो बड़े बगावती तेवर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान रवि रणजीत चौटाला का नाम करता है, उनका टिकट क्यों काटा गया? देखिए, रणजीत चौटाला का यदि हम जिक्र करें तो रणजीत चौटाला स्वभाव से काफ़ी शांत और हमेशा से ही अपने हल्के के लिए काम जो है वो करते हुए आए, जिसको लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर विश्वास जो है वो जताया गया था। उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार जो है वो बनाया गया था वहाँ से। खासतौर पर हिसार का यदि हम जिक्र करें, हिसार से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया था, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र जो है वो भाजपा लगातार कर रही थी। और एंटी इनकम्बेंसी के चलते जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट जो बीजेपी की जो निकल कर सामने आई, उसी रिपोर्ट के आधार पर हाई
हाईकमान द्वारा ये फैसला जो है वो लिया गया है, जिसपे सीधे तौर पर एक हैरानगी जो है वो पूरे तरीके से देखने को मिली है। न सिर्फ रणजीत सिंह चौटाला जो है वो इससे हैरान हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ समूचे प्रदेशवासी, बिकॉज जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रदेश के अंदर यदि कोई ऐसा महकमा है, यदि कोई ऐसा विभाग है जिस विभाग में सबसे अधिक काम जो है वो हुए और सबसे अधिक रेवेन्यू जिस विभाग ने जनरेट किया है, सबसे अधिक लाइन लॉस का यदि हम जिक्र करें, तमाम जो विभाग उनके पास था तो उसका जिक्र करें, तो उस दृष्टि से उस विभाग में बहुत ही अच्छे काम जो है वो हुए हैं। लेकिन यदि हम हल्के वाइज रिपोर्ट, यदि उनकी जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट जो थी भारतीय जनता पार्टी की, उस रिपोर्ट के आधार पर उनको जो है वो टिकट नहीं दी गई है। बिल्कुल, यानी कि पार्टी को लगता था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपसे और भी इस लिस्ट पर चर्चा मैं करूंगी रवि, क्योंकि इस लिस्ट के आने के बाद से काफी उठापटक, राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। कई लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं, नाराज हैं कई विधायक और जो बाकी उम्मीदवार थे या दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच हम चलते हैं अशोक यादव के पास, कुरुक्षेत्र। अशोक, कुरुक्षेत्र पहले भी कह सकते हैं कि ये क्षेत्र रहा है मुख्यमंत्री नायब सैनी का, लेकिन अब जब उनको लाडवा से टिकट मिला है, यहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो किस तरह की चर्चा, किस तरह की प्रतिक्रिया कुरुक्षेत्र में उनको लेकर देखने को मिल रही है, उनकी इस दावेदारी को? देखिए कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी पहले भी रहे हैं। जब वो सांसद थे तो कुरुक्षेत्र से ही सांसद थे, और जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तब भी कुरुक्षेत्र से थे, जाहिर है। और जब मुख्यमंत्री बने तब भी वो कुरुक्षेत्र में रहे। हालांकि मुख्यमंत्री का जब भी आना होता है तो कुरुक्षेत्र जरूर आते हैं। कल हालांकि मुख्यमंत्री आए हुए थे तो अपने घर कुरुक्षेत्र जरूर आए थे। आधा घंटा या 1 घंटा कुरुक्षेत्र रुकते हैं तो मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र निवास है, और मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़वाने की तैयारी की है। वहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उन अटकलों पर विराम जरूर लग गया है। जो लोग कह रहे थे या कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बयान ऐसे बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और वहीं शाहाबाद मारकंडा जो विधानसभा है, वहां से पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, सुभाष कलसाना जो पेशे से शिक्षक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और जो 7 लगती विधानसभा सीट है, पेहवा विधानसभा सीट, वहां से सरदार कंवलजीत सिंह अजराना अभी भारतीय जनता पार्टी में हालांकि 2-3 महीने पहले ही शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने उनको बकायदा अपनी पार्टी में शामिल किया था। कंवलजीत सिंह अजराना वो पेहवा विधानसभा से टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और थानेसर विधानसभा बात की जाए तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष सुधा पर दांव खेल रहे हैं। तो 4 जो सीटें हैं, 4 सीटों के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 4 कैंडिडेट घोषित किए हैं। सबसे बड़ी हॉट सीट जो मानी जाएगी पूरे प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मानी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लाडवा विधानसभा के साथ ही थोड़ी सी दूरी पर अंबाला उनका गृह क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अक्सर आना जाना लगा रहता है। और लाडवा विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर सैनी वोट बैंक बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि सैनी वोट बैंक को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो लाडवा विधानसभा सीट है उसको चुना है, और भारतीय जनता पार्टी ने लाडवा विधानसभा सीट से नायब सिंह सैनी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक यादव, मैं इसी पर आ रही थी। मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि क्या जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ये जो टिकट दिए गए हैं, वो दिए गए हैं, खासकर हम लाडवा सीट की बात करें, और जो बाकी सीटें हैं उस पर भी क्या जातिगत समीकरण ही प्रमुख रहा है नाम तय करने में? देखिए, जातिगत समीकरण की बात की जाए तो लाडवा विधानसभा सैनी वोट बैंक की अच्छी खासी सीट है, अच्छी खासी वोटें हैं वहां पर। तो यही कारण है कि जो भी वहां से चुनाव लड़ता है, या पहले जो चुनाव लड़ा डॉक्टर पवन सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं और प्रदेश सरकार में पूर्व प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। तो कहीं ना कहीं लाडवा जो विधानसभा सीट है वहां पर सैनी वोट बैंक का अच्छा खासा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और दूसरी सीट जो पेहवा विधानसभा सीट है, सिख वोट बैंक की सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने सरदार कंवलजीत सिंह अजराना को उतारा है। तो वो वहां पर सिखों का अच्छा वर्चस्व है। और खासियत यह रही है कि पेहवा विधानसभा से जो भी जीतता है वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जरूर बनता है। हालांकि पूर्व में जो खेल मंत्री बने थे संदीप सिंह, वो भी पेहवा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। और जो कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा सीट है, यहां पर पंजाबी वोट बैंक का अच्छा खासा वर्चस्व है। यही कारण है कि सुभाष सुधा पंजाबी क्षेत्र से आते हैं और वो पंजाबी वोट बैंक अच्छा है। और जो चौथी विधानसभा सीट है शाहाबाद मारकंडा रिजर्व विधानसभा सीट है, एससी सीट के
बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसी मतदाता बहुत ज्यादा वहां पर आते हैं। ऐसी मतदाता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सुभाष कलसाना को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि सुभाष कलसाना पहली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और वहां से पहले दावेदार जता रहे थे ठीक है। कृष्ण बेदी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण ठीक को है। देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीटें हैं, वहां पे जातीय समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे अंबाला। हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं। अंबाला में नरेश, अनिल विज पूर्व मंत्री और एक बड़ा चेहरा, एक पॉपुलर चेहरा जिस पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। जाहिर है उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी, बीच में कुछ खटपट की खबरें भी आई, बाद में ये हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो ऐसे में दोबारा से अनिल विज को प्रत्याशी बनाना कितना महत्वपूर्ण और पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, उनकी अगर हम क्षेत्र में पकड़ को देखें, और साथ ही मौजूदा सरकार में मंत्री असीम गोयल जिनको पार्टी ने अंबाला शहर से उम्मीदवार बनाया। जी बिल्कुल अंजिता, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और कहीं ना कहीं जब उनको टिकट उनका फाइनल हुआ तो उसके बाद जो उसके समर्थक हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर देखी गई। और रात को जब लिस्ट जारी हुई तो उसके बाद वहां पर ढोल नगाड़े भी बजाए गए। और इसके साथ ही क्योंकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के अलावा यहाँ पर जो अंबाला कैंट की बात करें तो कोई ऐसा चेहरा पार्टी को नहीं नजर आया जो विनिंग कैंडिडेट हो। इसी यही कारण है कि जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को बीजेपी ने अपना एक बार फिर उन पर विश्वास दिलाया। हालांकि बीच में काफी जो है पार्टी के बीच और अनिल विज के बीच खींचातानी जरूर रही, लेकिन उसके बावजूद जो है पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और यही विश्वास है। और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही साफ तौर पर कहा था कि अगर टिकट उसके अनुसार दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बार जो बीजेपी के एंटी लहर हरियाणा में चल रही है, अगर टिकट उसके अनुसार दी जाएगी, विनिंग कैंडिडेट को दी जाएगी, कहीं ना कहीं तो एक बार फिर तीसरी बार कह सकते हैं कि हरियाणा में जो है बीजेपी जो है तीसरी बार जीत कर आएगी और एक पूर्ण बहुमत के साथ जो है बीजेपी यहां से चुनाव जीतेगी। इसके साथ ही अगर हम असीम गोयल की बात करें तो असीम गोयल भी पहले से ही अपनी तैयारियों में लगा था। हालांकि अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही थी कि उनको अंबाला से लड़ाकर न तो कहीं पंचकुला भेजने की भी ऐसी बात चली थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें अंबाला से ही उन पर विश्वास जताया। और उसके बाद जो बीजेपी कार्यालय है उसमें रात को ढोल नगाड़े बजे और पटाखे भी चले और कहीं ना कहीं जो एक खुशी की लहर थी वो वहां पर देखने को मिली। हालांकि अंबाला से अगर बात करें तो कई कैंडिडेटों ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है असीम गोयल पर जो है पार्टी ने विश्वास जताया। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि असीम गोयल एक ऐसा चेहरा अंबाला से पार्टी देख रही है, क्योंकि वो एक विनी कैंडिडेट के रूप में कहीं ना कहीं और वो लोगों से मिलनसार भी काफी रहे हैं और कई बार लोगों के लिए एक बार पहले भी उन्होंने लोगों के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो असीम गोयल है उनकी एक पकड़ जरूर है और वो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। और इसी के साथ अगर हम अनिल भी ठीक है, हम रवि का एक बार फिर से रुक करते हैं। रवि, अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखें तो क्या कहा जाएगा, किसकी चली है इस लिस्ट में? और उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद से जो असंतोष उभरता हुआ नजर आ रहा है पार्टी में, पार्टी उससे कैसे डील करेगी? ये जो असंतुष्ट है ये पार्टी के लिए कितनी सरदर्दी बन सकते हैं? देखिए 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है इसमें सबसे अधिक तवज्जो जो है वो ओबीसी समाज को जो है वो दी गई है। जिस तरीके से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग यदि हम जिक्र करें तो लगभग 14 ओबीसी समाज के लोगों को जो है वो टिकट दी गई है। तो वहीं जनरल कैटेगरी का जिक्र करें तो 40 जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारा गया है। तो वहीं यदि हम जिक्र करें SC वर्ग का जिक्र करें तो इनमें जो है वो सीधे तौर पर 5 अहीर को, 5 गुज्जर को, 1 कंबोज को, 1 कश्यप को, 1 कुम्हार को और 1 सैनी जो है वो शामिल किए
किए गए हैं। लगभग सबसे अधिक तवज्जो जो है वो ओबीसी वर्ग को दी गई है। तो सीधे तौर पर जाट को छोड़कर जितने भी बाकी अन्य वर्ग हैं, इन तमाम वर्गों को लुभाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन जिस तरीके का संतोष जो है वो देखने को मिल रहा है, कल शाम से जब से ये लिस्ट जो है वो जारी हुई है तब से लेकर अब तक जो है वो कई नेताओं का, जिसमें यदि हम सिटिंग एमएलए का जिक्र करें तो रतिया से लक्ष्मण नापा का जिक्र करें, पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष का जिक्र कर लें, या फिर सिटिंग मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला का जिक्र करें, तो उनका भी आज जो है वो आज सवेरे उनकी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर जो है वो अंतिम फैसला लिया जाएगा कि क्या पार्टी में रहा जाए या फिर किसी और पार्टी का रुख जो है वो किया जाए। हालांकि अब तक जो है वो किसी भी तरीके से कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन लगातार चाहे हम संजय सिंह का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। तो विशंबर सिंह वाल्मीकि का जिक्र करें, उनकी तरफ से भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जो है वो अपने अपने हलकों के अंदर बुलाई गई है। तो असंतोष जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यदि हम जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट थी, उसी आधार पर जो है वो टिकट वितरित की गई है। लेकिन जब टिकटों का एक तरीके से उसकी फहरिस्त को यदि ये देखा जाए तो टिकट फहरिस्त के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अक्सर परिवारवाद के मुद्दे को लेकर जो है वो हावी रही है विपक्षी दलों पर, उस मुद्दे को जो है वो इस बार बीजेपी का परिवारवाद का जो मुद्दा था, जिसमें कहा जाता था कि एक व्यक्ति एक पद, वो जो है वो पूरे तरीके से अपवाद जो है वो साबित हुआ है। इसमें सीधे तौर पर यदि हम जिक्र करें तो आरती राव जो कि मंत्री की बेटी, पूर्व मंत्री की बेटी रही हैं, उनको जो है वो टिकट दी गई है। मौजूदा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दी गई है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को जो है वो टिकट दी गई है। तो इस फहरिस्त में और भी कुछ एक नाम जो है वो शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर हमेशा से विपक्ष पर जो है वो तंज कसती हुई आई थी, उसी मुद्दे पर आज जो है वो एक तरीके से एक यू टर्न जो है वो लेती हुई दिखाई दी, जिसमें सीधे तौर पर बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जिनके विपक्ष को भी अब मौका मिल गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा सकती है, तो विरोधियों को भी एक मौका मिल जाएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी चर्चा के लिए, जानकारी के लिए। नरेश आपका भी और अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया।